लगती थी उस हाट के अंदर। उस हाट के अंदर जो है वहां पे मछलियां रख के, वहां पे बेटा नॉनवेज खाते हैं, मछलियां खाते हैं, वहां का भोजन सी फूड है, सी फूड होना नॉर्मल बात है वहां पे। वहां के लोग सी फूड खरीदने आते थे तो उनके पिताजी वहां बेचते थे, उससे दोनों टाइम का खाना बनता था। जो घर होता है ना बेटा अपने यहाँ तो छप्पर होता, पटौर होती है, वहां पटौर नहीं होती, वहां खपच्ची होती है ना, खपच्चियों का मकान बना हुआ था जिसमें से बरसात में पानी टपकता था। कलाम साहब का, कलाम साहब उससे बड़ी बहन भी थी एक, अब कलाम साहब की बहन की जैसे तैसे गरीब परिवार में शादी कर दी। कलाम साहब के पास में दो टाइम का खाना खाने का पैसा नहीं था। कई बार स्थिति ऐसी होती थी कि मछलियां नहीं बिकती थी, प्रॉपर पैसा नहीं मिलता, भरपेट खाना भी नहीं मिलता था उनको। कलाम साहब ने क्या किया बेटा, साइकिल पे जो अपने घर का अखबार डालते हैं ना, हॉकर जिसको कहते हैं, वो काम किया। वो पिताजी के साथ भी काम करता था, मछली पकड़वाता था, मछलियां बेचने जाता था और सुबह जल्दी जग करके अखबार डालने जाता था सब जगह बेटा, अखबार डालने जाता था। अब वो लड़का जो है, लेकिन उसके मन में क्या था, वो भी हमेशा जब भी आते जाते देखता था, तो जब भी कोई आसमान में से कोई प्लेन जाता था, एरोप्लेन जाता था, तो उसके मन में आता था यार ये हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं, ये प्लेन कैसे उड़ते हैं। उसने सोचा कि यार इसमें क्या टेक्नोलॉजी होती है, क्या बात होती है, ये बात सोचने लगा बेटा। और उसके मन में आया कि मैं भी पढ़ाई लिखाई करके क्यों ना ऐसा कोई इंजीनियर बनूं, ऐसी कोई चीज बनाऊं जिससे कि मुझे भी ना एरोनॉटिक इंजीनियर बन जाऊं, मैं बनकर के इंजीनियर बन के, और मैं इन प्लेनों को समझूं कि ये कैसे उड़ते हैं कैसे नहीं उड़ते हैं। उसके मन में सपना देखा उसने खुद ने। बेटा गरीब स्थिति थी, खाने को भोजन नहीं था घर में प्रॉपर तरीके से, बरसात में पानी टपकता था मकान के अंदर से। और उस स्थिति में वो लड़का सपना क्या देख रहा है कि मैं हवाई जहाज उड़ाऊंगा, हवाई जहाजों को बनाऊंगा, हवाई जहाज बनाऊंगा, वो टेक्नोलॉजी डेवलप करूंगा जिससे हवाई जहाज बनते हैं, वो इंजीनियर बनूंगा मैं। वो सोचने लगा। आप सोचो बेटा, वही कलाम साहब, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कलाम साहब के बारे में, आप मेरे से कितनी चर्चा कर सकते हो, हमको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए उनसे ही। वही एपीजे अब्दुल कलाम साहब 12वीं पास की, साइंस मैथ से 12वीं पास की, मैथ साइंस से। फिर उसके बाद में वो चाहते थे कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बनूं, क्योंकि बचपन से सपना देखा था उन्होंने कि हवाई जहाज कैसे बनते हैं कैसे उड़ते हैं, इसको मुझे सीखना है। उन्होंने बेटा एग्जाम दिया और एग्जाम दे करके उनका सिलेक्शन हो गया, एग्जाम पास कर ली उन्होंने। लेकिन अब समस्या क्या आ गई, उनके पास में इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे उनके पास में। अब वो बनना चाहता था एरोनॉटिकल इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर वाला जो हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं इनका इंजीनियर बनना चाहता था। लेकिन अब वो जो इंजीनियर बनने के लिए उसके पास फीस नहीं थी, जमा कैसे करा, एग्जाम तो पास कर ली, इंटेलिजेंट मेहनत करके दिनों रात अखबार फेंक के, मछलियां पकड़ के, मछलियां बेच करके, विविध परिस्थितियों में भी उसने बेचारे ने पढ़ाई करके एग्जाम तो पास कर ली। लेकिन वो बने कैसे, फीस कहां से आए बेटा। फीस को कभी उसकी बड़ी बहन ने अपने भाई की योग्यता को, प्रतिभा को देखा। बड़ी बहन जिसकी शादी हो गई थी, उसने अपने गहने थे ना वो सारे के सारे बेच दिए, और सारे गहने बेच करके वो फीस ली, और फीस ले करके फिर उसके बाद में कोई फीस जमा कराई बेटा। और फीस जमा कराने के बाद में आप सोचो कि एक भाई पे क्या गुजरी होगी, किसकी बड़ी बहन जो है उसके लिए अपने सारे गहने जेवरात मंगलसूत्र वगैरह जो भी कुछ था वो सब बेच बाच करके और उसकी फीस जमा करा रही है। और वो फीस जमा कराने के बाद वो लड़का दाखिला हुआ उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में, इंजीनियरिंग करी, और इंजीनियरिंग करने के बाद एरोनॉटिकल इंजीनियर बना। बेटा एरोनॉटिकल इंजीनियर ही नहीं, वही एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आज हिंदुस्तान, आज छोटी सी बात बताता हूं, हमारे मोदी जी कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा था चाइना में, वो चीन के बारे में एक बात कही थी, मोदी जी ने एक बात कही चीन के बारे में कि मैं ना आंखें झुका के बात करूंगा ना आंखें दिखा के बात करूंगा, मैं चीन की आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। इस बात का मतलब समझते हो बेटा?
मतलब वो ये कहते थे कि अब तक जो मनमोहन सिंह और कांग्रेस की जो सरकार थी, चीन के सामने जैसे चीन आक्रमण करता, चीन अटैक करता, चीन की सेनाएं जैसे जब हमारे क्षेत्र में लेह लद्दाख में, हमारे अरुणाचल प्रदेश में घुस आती थी, हमारे सैनिक पीछे हट जाते थे, हाथ जोड़ते थे, फिर बातचीत करते थे। अब हमने क्या कह दिया, नहीं हमको ऐसा नहीं करना। उन्होंने कहा कि मैं चीन की आंखों में आंखें डाल के बात करूं, मतलब ना तो नजरें झुका के, मतलब कमजोर नहीं हूं, और ना मैं किसी को डरा धमका के बात करूंगा, बल्कि आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। ये जो बात कही, यानी हम भारतीय लोग जो है सम्मान के साथ जिएंगे, स्वाभिमान के साथ जिएंगे। और बेटा इंसान वही होता है जो अपना स्वाभिमान हमेशा जिंदा रखता है। ये जो मोदी जी ने कहा कि आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा, किसके दम पे कहा? एपीजे अब्दुल कलाम साहब के दम पे कहा। क्यों कहा एपीजे कलाम साहब के दम पे? मैं बता रहा हूं कैसे। आज भारत परमाणु शक्ति है बेटा। गांव के अंदर जिसके पास में लट्ठ होता है, जिसके घर में बंदूक तलवारें होती हैं, उसकी पूरे गांव में चलती है कि नहीं चलती है? और एक घर जो है कमजोर है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, लड़ने को लट्ठ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसको सब लोग हावी होते हैं कि नहीं होते उसके ऊपर? होते हैं ना। हिंदुस्तान की भी स्थिति वैसी थी। हिंदुस्तान को परमाणु बम से संपन्न बनाया, मिसाइलों से। अग्नि 5 मिसाइल बना दी बेटा, अग्नि 5 मिसाइल, आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये क्या होती है? ये वो मिसाइल होती है बेटा जो एक मिसाइल यहां से हम हिंदुस्तान से छोड़े और 5,000 किलोमीटर आगे, 5,000 से भी ज्यादा किलोमीटर ज्यादा तक मार कर दे और हजारों टन के परमाणु बमों को ले जाके गिरा दे। मतलब हम चीन के संघाई शहर पे बम गिरा सकते हैं, यहां से ही परमाणु बम गिरा सकते हैं। ये क्षमता जिस देश के पास होती है, उस मिसाइल को कहते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। बेटा ये जो मिसाइल कार्यक्रम बनाने का काम शुरू किया हिंदुस्तान में, वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने किया। बेटा आज जो आप मम्मी पापा से, घर वालों से, सबके पास में मोबाइल फोन है, सब मोबाइल पर बात करते हो, आप लोग जितनी भी बात करते हो, आज जो मोबाइल से कनेक्शन होता है, ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा गया। हजारों टन के सैटेलाइट होते हैं, हजारों टन। एक टन में 1,000 किलो वजन होता है बेटा। हजारों टन के जो सैटेलाइट होते हैं, उनको 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंचाना। कितनी? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंचाना, भूस्थितिक कक्षा में पहुंचाना। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात बेटा, हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण फोर्स से निकलने के लिए जो स्पीड चाहिए ना, एक सेकंड में कम से कम 11.2 किलोमीटर चले, उस स्पीड से आप किसी वस्तु को फेंकोगे तब जाके वो अंतरिक्ष में जाएगी, नहीं तो लौट के वापस पृथ्वी पर आ जाएगी। जिसको अपन क्या कहते हैं? पलायन वेग। क्या कहते हैं बेटा? पलायन वेग कहते हैं। तो पलायन वेग यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हजारों टन के वजन को अंतरिक्ष में भेजना, वो भी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे। कहा? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे भेजना। ये कारनामा करके किसने दिखाया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बेटा वही अब्दुल कलाम ने डीआरडीओ के अंदर मिसाइल कार्यक्रम जो शुरू हुआ हिंदुस्तान का, वो हमारा अब्दुल कलाम साहब की देन। आज अंतरिक्ष कार्यक्रम जो हमारा डेवलप हुआ है, आज हम विश्व की 4 महाशक्तियों में आते हैं, जो अंतरिक्ष महाशक्तियां हैं। सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी हमारे पास में बेटा। वो सब चीज कहां से आई? कलाम साहब की बदौलत। किसकी बदौलत आई? कलाम साहब की बदौलत आई। तीसरी बात बेटा, आज हम एटम बम हमारे पास मौजूद है। चीन ने, एक बात पूछता हूं, छोटी सी बात पूछता हूं, भारत चीन का युद्ध कब हुआ बेटा? 1900, वेरी गुड, 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ। 1965 में दूसरा युद्ध हुआ, किससे? भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। 1971 में फिर युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश को हमने अलग करवाया था, याद है? और बताइए, ये 3 युद्ध जो है डायरेक्ट रूप से हुए हमारे, डायरेक्ट रूप से। उसके बाद में 1971 के बाद में कभी तुमने ये सोचा है कि हमारे देश में आज तक कोई भी युद्ध क्यों नहीं हुआ? चीन ने कभी हम पे आक्रमण नहीं किया, कभी भी हम पर पाकिस्तान ने आक्रमण नहीं किया डायरेक्ट रूप से। कारगिल युद्ध चोरी छुपे हुआ था, कारगिल का युद्ध चोरी छुपे हुआ था, लेकिन डायरेक्ट आमने सामने लड़ने की हिम्मत नहीं। कारण क्या है बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1974 में पहली बार इंदिरा गांधी ने परमाणु बम बना लिया था, परमाणु परीक्षण कर लिया था 1974 में।
और उसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कह दिया था, हो गया परमाणु बम हमारे पास आ गया। यानी अपन देसी भाषा में करें कि पहले हर कोई हम पे लड़ने के लिए तैयार हो जाता, हर कोई हमें मारने पीटने को तैयार हो जाता, लेकिन अब हमने हमारे गांव के अंदर जैसे कहते हैं ना कि अब हमने भी लट्ठा रख लिया हमारे घर में। अब उस लठ का डर ऐसा है कि कोई भी लड़ने से पहले 4 बार सोचता है। तो आज मोदी जी जो कहते हैं कि आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा, हालांकि मैं मजाक में क्लास में बच्चों को कई बार ये कहता हूं कि मोदी जी से कह दो कि मोदी जी ज्यादा आंखों में आंखें डाल के बात मत क्या करो, नहीं प्यार हो जाएगा किसी से। लेकिन वो मजाक की बात है बेटा, आंखों में आंखें डालने का मतलब होता है बेटा, सीधी सी बात ये होती है कि आंखों में आंखें डालने का मतलब है कि मैं किसी के झुक के बात नहीं करूंगा, नजरें नीची करके बात नहीं करूंगा, ना किसी को आंखें दिखा के बात करूंगा, मैं सम्मान से बराबर में बैठ के बात करूंगा। आज ये बराबर में बैठ के जो बात कर रहे हैं ना, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बदौलत कर रहे हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम का बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक आम आदमी थे, कॉमन बच्चे थे, एक गरीब घर से निकला हुआ व्यक्ति था। वो ही मिसाइल मैन, देश का राष्ट्रपति रहा, मिसाइल मैन, भारत रत्न जैसे उपाधियों से उसको सम्मानित किया गया। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं बेटा, ये बातें बताने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि बेटा अगर कलाम साहब ये नहीं सोचते कि वो यही सोच लेते कि मुझे तो जिंदगी भर मेरे बाप की तरह जो है मछली पकड़नी है, मछली बेचनी है, वो ये नहीं सोचते कि मेरे एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, तो क्या वो आज हिंदुस्तान को एक महाशक्ति के रूप में खड़ा कर पाते क्या बेटा? तो फिर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने ये कैसे सोच लिया हमको तो केवल बीएसटीसी टीचर ही बनना है? आप लोगों को बीएसटीसी टीचर ही क्यों बनना है बेटा? स्टेप बाय स्टेप सोचो। आप में से आरएसआईएस क्यों नहीं बन सकते? आप में से कॉलेज प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकते? यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकते? आप में से कोई वैज्ञानिक क्यों नहीं बन सकता? बन सकते नहीं बन सकते बताइए। अच्छा एक एग्जांपल और छोटा सा मैं बताऊं जो प्रैक्टिकल, ये तो मैंने आपको कलाम साहब का एग्जांपल बताया। एक छोटी सी बात और आपको मैं कर रहा हूं, वो बात ये है बेटा, मैंने भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मैं, अभी आप लोग शायद परिचित नहीं है मेरे बारे में, अभी परिचय की आवश्यकता भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना सा बताया, इतना सा परिचय, मैं आपका बड़ा भाई हूं, आपके सामने प्रैक्टिकल दिख रहा हूं। मैं यहीं हिंडौन की मिट्टी में पला बड़ा हूं, यहीं पे रहने वाला। यहाँ नक्कस की देवी का मंदिर है, नक्कस की देवी के मंदिर, यहाँ मुसलमान मोहल्ले के अंदर रहने वाला, पलने बढ़ने वाला बच्चा हूं मैं। यहीं पे खेला हूं, यहीं क्रिकेट खेली है, यहीं पे गिल्ली डंडा खेला, यहीं कंचे खेले हैं। 10वीं में 53.54%, 12वीं क्लास में 47.85% विद ग्रेस, 5 नंबर की ग्रेस केमिस्ट्री में, मैं खुद बता रहा हूं 5 नंबर की ग्रेस। लेकिन क्या आपको मेरी डेजिग्नेशन आज पता है? मैं राजस्थान सरकार की जो सबसे बड़ी एग्जाम जिसे अपन कहते हैं आरएएस, उस आरएएस एग्जाम को 2013 में क्वालिफाई करके 65 रैंक के साथ में असिस्टेंट कमिश्नर लगा हुआ हूं जयपुर के अंदर। असिस्टेंट कमिश्नर, आरएएस ऑफिसर। बेटा ये बात समझने के लिए बात ये है कि जब मेरे जैसा व्यक्ति जो सबकी तुलना में सबसे कमजोर है, 10वीं में सबसे कमजोर, 12वीं में सबसे कमजोर, मेरे से सबकी परसेंटेज ज्यादा है, सबकी ज्यादा है मेरे से परसेंटेज। जब मेरे जैसा व्यक्ति आरएएस ऑफिसर बन सकता है, मेरे जैसा व्यक्ति आरएएस में 65 रैंक लेके आ सकता है, आप लोग तो मेरे से बहुत बेटर हो यार। क्या अगर मैं भी यही सोच लेता कि मुझे तो हिंडौन में रहना है, आराम से मजे करने, आराम से टाइम पास करना है, बस छोटा मोटा काम कर लेंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो क्या मैं बन पाता? क्या मैं इस पोजीशन पे पहुंच पाता? क्या? दूसरी एक और बात बता देता हूं बेटा, ये तो मेरी पोजीशन है, पोस्ट है मेरी, लेकिन इस पोस्ट पर पहुंचने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। मैंने सपना देखा। सपना क्या देखा मैंने सपना ये देखा कि मुझे आरएएस से आईएएस बनना है बस। मेरे पिताजी बचपन में कहते थे कि मुझे तो जो है मेरे पिताजी मुझे हमेशा बचपन में कहते थे कि बेटा नौकरी करो तो बड़ी करो, अच्छी वाली करो, नहीं तो बेकार है, छोटी नौकरी करने के बजाय तो धंधा कर लो कोई।
परचूने की दुकान खोल लेना, रेडी लगा लेना, ठेला लगा लेना। मेरे को ऐसे बोले तो मेरे को वो बात चुभी। मैंने पूछा ऐसा क्यों कहते हो बेटा? छोटी नौकरियों में बहुत परेशानियां होती हैं, बड़े लोग परेशान करते हैं, बड़े अधिकारी, पावर पोजीशन बड़ी पोस्ट में होती है। तो उसी टाइम से मैंने एक सपना देखा कि मुझे क्या बनना है, आरएएस आईएएस बनना, जिसके पास पावर हो, पोजीशन हो, जिसके आगे पीछे 10-5 कर्मचारी हो, पियोन हो, घंटी बजाए पियोन आए, यहाँ साहब क्या लाना, साहब चाय लेके आओ, पानी लाओ, क्या लाओ, गाड़ी घोड़े मिले और दूसरी चीजें, गनमैन मिले, या प्राइवेट जो है मेरे को एक ऑफिस मिलेगा, घर मिलेगा, क्वार्टर मिलेगा। वो सपना देखा बेटा। वो सपना पूरा करने के लिए कितनी, आप सोचिए, मेरे जैसा व्यक्ति जो कि सेकंड डिवीजन विद ग्रेस पास होने वाला व्यक्ति 12वीं क्लास में 2 साल पीएमटी की तैयारी भी की थी, डॉक्टर बनना चाहता था, सिलेक्शन नहीं हुआ, डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन से निकल के वापस आया, बीए किया, बीए में भी सप्लीमेंट्री आई, सेकेंड ईयर में एक पेपर फेल हुआ, फाइनल में फिर वापस एक पेपर फेल हुआ। लेकिन मैंने सपना नहीं छोड़ा। सपना क्या नहीं छोड़ा? आरएएस बनना है बेटा। 2007 में पहली बार आरएएस का इंटरव्यू दिया। 2008 में, आपको पता है आरएएस में प्री होती है, फिर मेंस होती है, फिर इंटरव्यू होता है। आरएएस 2007 में पहली बार मैंने इंटरव्यू दिया, 7 में प्री दिया, प्री पास हुआ, मेंस दिया, मेंस पास हुआ, फिर इंटरव्यू में गया, इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ। आजकल आपको पता है पीएससी की क्या हालत है, पेपर लीक करते हैं, बदमाशियां करते हैं, इंटरव्यू में सेटिंग चलती है। हमारे पास गरीब घर से, हमारे पास कुछ था नहीं, कोई अप्रोच नहीं थी, कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, सारे लोग बेईमान थोड़ी पास होते हैं, एक व्यक्ति तो पास होता होगा ईमानदार। तो मैंने कहा वो ये क्या आदमी में मैं शामिल होऊंगा। 2008 में फिर वैकेंसी आई, फिर प्री दिया, फिर मेंस दिया, फिर इंटरव्यू दिया। प्री मेंस इंटरव्यू दे करके बेटा फिर इंटरव्यू में रह गया। फिर 2010 में वैकेंसी आई आरएएस की। 2010 में वैकेंसी आने के साथ में 2010 में वैकेंसी में फिर प्री पास किया, फिर मेंस दिया, मेंस पास किया, फिर इंटरव्यू में फिर रह गया। फिर 2012 में वैकेंसी आई बेटा आरएएस की। फिर 2012 में वैकेंसी आई आरएएस की, और 12 वाली वैकेंसी में फिर वापस प्री दिया, मेंस दिया, और फिर वापस इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में फिर फेल हो गया। अब बेटा स्थिति क्या, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलॉसफी सब्जेक्ट से ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे, पहले मास्टर था बेटा। इसी दौरान देखिए पढ़ाई करते करते जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट और स्लेट जो एग्जाम होती है, मैं पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों सब्जेक्टों से नेट और स्लेट क्वालिफाई हूं। पढ़ाई करते करते जब आदमी के अंदर जज्बा 10वीं में सेकंड डिवीजन, 12वीं में विद ग्रेस पास होने वाला, नेट स्लेट यानी इंडिया की टॉप लेवल की एग्जाम पास कर रहा है, आरएएस की एग्जाम को 4-4 बार पास कर रहा है। फिर 2013 में जब सब्जेक्ट बदल गया, मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती थी, डर लगता था मैथ से, 10वीं क्लास में ये हाथ जोड़े थे बड़ी मुश्किल से मैथ से, और सब्जेक्ट चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया, मैथ नहीं आई बेटा। उस उम्र में जब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, मैथ पढ़ी मैंने, मैथ को सीखा, रीजनिंग को सीखा, पढ़ा, और पढ़ने के बाद में मैथ रीजनिंग को सीख करके मैंने, उसके बाद क्या हुआ आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे लगा कि मैथ और रीजनिंग ही सबसे बेकार सब्जेक्ट है, और इसके कारण मेरा तो सिलेक्शन अब कहीं हो नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता बेटा। उसी एग्जाम में 2013 वाली में इस बार आरएएस प्री मेंस इंटरव्यू, और इंटरव्यू के अंदर भी पास हुआ, और 65 रैंक ऑल ओवर, 985 सीटें थी, 985 में से 65 रैंक उस 2013 में आई बेटा। ये बात जो है ना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आदमी जब कोई बड़ा सपना देखता है तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप मेहनत करनी पड़ती है, समय लगता है, धैर्य रखना पड़ता है, सहनशीलता रखनी पड़ती है। लोग ये कहते थे अरे क्या आरएएस बनेगा, यहीं का खेतों में बाप बूढ़े जो है खेती बाड़ी करते हुए मर गए, घास खोदते हुए मर गए, ये भी घास खोदेगा, यहीं इंडोन के मुर्दे इंडोन में गड़ेंगे सबके सब। लोग ऐसी बातें भी कहते थे, लेकिन जिस दिन सिलेक्शन हुआ उसी दिन उन्होंने कहा हमें तो बता था नरेंद्र एक दिन बहुत कुछ करेगा, स्पेशल करेगा, कुछ अलग करेगा। लोगों की बातें बदल जाती है बेटा। आप कुछ ऐसा करके दिखाओ, आप लोग ऐसा कुछ करके दिखाओ कि लोग आपको सैल्यूट करें। या तो आप दुनिया की बातों में दबके रह जाओ,
सुन लो, बेशरम बन जाओ, गर्दन नीची कर लो, जूते मार लो, साहब कुछ भी कह लो, हम तो बेशरम निकम्मे नालायक है तो हैं। और एक आप स्वाभिमान के साथ में जियो, जैसे मोदी जी कहते हैं आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा, मैं किसी की सुनूंगा नहीं, फालतू की बकवास नहीं सुनूंगा। उसके लिए आपको अपने अंदर मादा जगाना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना है। और इसके लिए सबसे पहली बात, कलाम साहब से मैंने बात स्टार्ट की थी, कलाम साहब की बात कर रहा हूं। कलाम साहब ने कहा कि सपने ऊंचे देखने चाहिए, बड़े देखने चाहिए। आज कलाम साहब अगर एरोनॉटिकल इंजीनियर का सपना नहीं देखते, वो मछली पकड़ने में ही बिजी रह जाते, तो क्या आज हिंदुस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी में सक्षम बन पाता? क्या हिंदुस्तान जो है सैटेलाइट अंतरिक्ष कार्यक्रम में सफल हो पाता? क्या नहीं हो पाता? तो ये सारी बातें बेटा, मेरा छोटा सा, आपकी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं ज्यादा नहीं लूंगा टाइम, बस इतनी सी बात कहूंगा कि बीएसटीसी एक पड़ाव है आपका। क्या है बीएसटीसी? एक पड़ाव। पड़ाव मतलब सीढ़ी। इसको अंतिम लक्ष्य मत बनाना, बीएसटीसी को अंतिम लक्ष्य नहीं बनाना बेटा, आप में से ही। अच्छा मैं एक बात बता दूं, आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ आपका बड़ा भाई हूँ, समय समय पर आपके इंस्टीट्यूट में आता रहूंगा, मिलता रहूंगा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट मेरा आत्मा है। मेरी आत्मा कैसे? आपके इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सुरेंद्र मेरा छोटा भाई है, इंजीनियर सुरेंद्र जो है वो मेरा छोटा भाई है, योगेश मेरा छोटा भाई है, जितने भी टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं मेरे सब भाई हैं। दूसरी बात, मुझे टाइम कम मिलता है, मैं बड़ी पोस्ट पे हूँ, जयपुर से छुट्टियां कम मिलती है मुझे। अभी मैं 2 दिन के लिए छुट्टियों पे आया हूँ, तो इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए, मुखातिब होने के लिए आ गया। जयपुर में बेटा टीचिंग से मेरा बहुत करीबी नाता है। यूट्यूब पे डॉक्टर नरेंद्र कुमार धाकड़ के नाम से सर्च कर लेना, सम्यक कोचिंग जो आरएस की बहुत बड़ी कोचिंग है, वहां मेरे वीडियोज मिल जाएंगे। कलाम कोचिंग का नाम सुना है आप लोगों ने? कलाम कोचिंग का मैं आज भी डायरेक्ट फैकल्टी हूँ, वहां आज भी मैं क्लास लेने जाता हूँ। और कलाम कोचिंग इतनी बड़ी है, आप तो संख्या में बहुत कम है बेटा, वहां कलाम के अंदर 800-600 बच्चों की क्लास होती है एक साथ। वहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस में आज भी पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट, और आपको भी पढ़ाने आऊंगा। जैसे आप बीएसटीसी से लेवल से थोड़ा सा बड़ी क्लास में, जैसे मैं चाहता हूं कि आप में से ही लोग जो है बीएड के लिए तैयारी करें, या मैं चाहता हूं कि बीएसटीसी को छोड़ करके, बीएसटीसी आपका पढ़ा पे इसको निकले, फिर रीट के लिए तैयारी करें, सेट के लिए तैयारी करें, स्टेप बाय आगे बढ़े। हमारी परिस्थिति ऐसी हो कि एक जॉब लेने के बाद में अपने आप को रोके नहीं, एक सीढ़ी चढ़ ले, बीएसटीसी पास कर ले, सेट के लिए तैयारी करें, सेट के पास करने के बाद में कोई और दूसरी बीएड वाली एग्जाम, उसके बाद में कोई आरएस की एग्जाम, नेट सेलेक्ट की एग्जाम, या किसी भी प्रकार की कोई भी एग्जाम, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी फील्ड आपको अच्छा लगता है। लेकिन बेटा जितना बड़ा फील्ड रखोगे उसके लिए उतनी ही आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें उतना ही उसमें दिनों रात लगना पड़ेगा। बेटा मेरे जैसा व्यक्ति, जो आप सब में सबसे कमजोर स्टूडेंट है, मैंने क्या कहा, आप सबसे कमजोर स्टूडेंट हूं मैं, क्योंकि 10वीं 12वीं की परसेंटेज के आधार पर देखे तो मेरी परसेंटेज आप सबसे कम है। तो उसके बावजूद जब मैं आरएस ऑफिसर बन सकता हूं, मैं जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, आज राजस्थान के अंदर सबसे ऊपर नाम किसी फैकल्टी का आएगा, टॉप 2-3 का नाम सुन लो, या मैं अपने मुंह से तो क्या कहूं, लेकिन आप लोग सर्च करोगे या जयपुर में पता करोगे, किसी से आपके बड़े भाई बहन जो भी हिंडौन से पढ़े हुए हैं, जो जयपुर में पढ़े, कभी टीचर बन गए, जो कलाम में, मिशन में, अधिगम में, अभिज्ञान में, इन सारी कोचिंगों में पिछले 15 साल से मैंने पढ़ाया है। ये सब मैं जानता हूँ, सारी चीजों को मुझे अनुभव है। और आज भी कलाम इंस्टीट्यूट के अंदर कम से कम 100-150 टीचर्स का स्टाफ है। उस स्टाफ में जो टॉप फैकल्टी, जो बड़ी फैकल्टी, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेमेंट लेने वाली फैकल्टियों में से एक नाम आता है मेरा। बेटा मैं 2nd डिवीजन विद ग्रेस पास होने वाला व्यक्ति हूं, मैं आपको बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं। लेकिन मैंने सपना ऊंचा देखा, अपनी पोजीशन को, टारगेट को ऊंचा रखा। मैं टीचर बहुत पहले बन चुका होता, टीचर मेरे पढ़ाए हुए हजारों की संख्या में हो सकता है राजस्थान में हो, क्योंकि हर साल बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ाया है। 200-500 तो हमेशा हर इंस्टीट्यूट से सेलेक्ट होते हैं, 200-400, तो ऐसे करके पिछले 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो 1000 स्टूडेंट तो कम से कम टीचर बन चुके होंगे। अभी मिलते भी है मुझे, कोई हॉस्पिटल में मिलता है, कोई कहीं मिलता है, मिलते रहते हैं। लेकिन बेटा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सब मैंने पाया, ये पहाड़ जो मुझे मिला है, ये पहाड़ का मिला सबसे पहली आप अपना
टारगेट, अपनी सोच ऊंची रखो, सपने ऊंचे देखो। सपने वो नहीं होते जो रात को गहरी नींद में देखे जाते हैं। कलाम साहब का स्टेटमेंट बताओ, सपने वो होते हैं जो खुली आंखों से जागते हुए देखे जाते हैं। तो खुली आंखों से सपना देखो कि मुझे क्या बनना है, क्या नहीं बनना। अभी अपने आप के करौली में एक ममता गुप्ता मैडम थी, एसपी साहिबा, गर्ल्स। लोग कहते हैं पुलिस की नौकरी गर्ल्स के लिए अच्छी नहीं होती। देखो एसपी बनो ना, आपके आगे पीछे सारे पुलिसकर्मी जितने हैं, पूरे जिले की पुलिस आपके आगे पीछे रहेगी। कौन रोक देगा आपको? उषा शर्मा भी थोड़े दिन पहले चीफ सेक्रेटरी थी हमारे राजस्थान की, उन्हें राजस्थान के प्रशासन के आईएएस अधिकारियों की मुखिया थी। आप उसके लिए बनिए। लेकिन बेटा जितना बड़ा टारगेट रखोगे उतना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो मेरा कहना आपसे केवल इतना सा है बेटा कि सेट के लिए आप लोग, जैसे बीएसटीसी है तो बीएसटीसी के लिए तैयारी करो, इसको क्वालिफाई करो पहले, फिर क्वालिफाई करके आपकी सेट वगैरह या रीट वगैरह जो भी एग्जाम होती है उनकी तैयारियां करो अच्छे से। उनकी तैयारियों के साथ में आपका दिमाग में टारगेट तय करो कि मुझे कॉलेज लेक्चरर बनना है। देखो मेरा मानना है बेटा, मास्टर थर्ड ग्रेड का टीचर बनना कोई टारगेट नहीं है, या सेकंड ग्रेड का टीचर बन जाना कोई टारगेट नहीं है। ये तो एक आम जिंदगी है, आम आदमी जैसी जिंदगी है। आपको कुछ अलग के करना चाहिए। भगवान ने इंसान, अभी मैं कोई मंदिर पे लिखा हुआ था कि ईश्वर की असीम कृपा के बाद में मनुष्य तन प्राप्त होता है, मनुष्य की योनि प्राप्त होती है, और एक बार प्राप्त होती है 84,000 योनियों में से एक योनि है। तो बेटा ये सबसे अच्छी योनि है मनुष्य की। इस योनि में सबसे अच्छा करने की कोशिश करो ना, कुछ अलग करके देखो। तो उसके लिए आपको अलग प्रयास करना पड़ेगा। भगवान ने जानवरों से हमको इस मामले में अलग बताया है। बाकी केवल ब्रेन, ये ब्रेन जो हमें दिया है वो जानवरों से ज्यादा दिया है, इसलिए हम लोग उनसे अलग है। जानवरों में और हमें और कोई अंतर नहीं है बेटा। तो हमको हमारी मनुष्यता को साबित करना है, अपने टारगेट को ऊंचा रखना, सपने ऊंचे देखने हैं, और मेहनत आगे के लिए आगे से आगे उसी हिसाब से जितना बड़ा टारगेट उसके अनुसार ही हमको क्या करनी है, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। तो बहुत ज्यादा लंबी लेक्चर हो गया, हालांकि मुझे 10 मिनट का टाइम दिया था, 10 मिनट मुझे थोड़ा सा हमेशा शॉर्ट पड़ता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये क्लास आपके लिए, जो मेरी जो बातें हैं आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई हैं। तो आप लोग आज ही ये डिसाइड करोगे अपने माइंड में, घर जाकर के सोचोगे आराम से कि मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है। और उस टारगेट को जब तक पूरा नहीं हो जाए तब तक सोना नहीं है, सोना नहीं है। और सोने का मतलब ये कि चैन से नहीं सोना है। सोना तो है बेटा, पढ़ाई करने के लिए स्वस्थ शरीर का होना जरूरी है। स्वस्थ शरीर के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना भी जरूरी है। मैं खुद 7-8 घंटे नींद नहीं ले पाता तो मेरे लिए भी परेशानी पैदा हो जाती है, वो माइंड की एफिशिएंसी घट जाती है बेटा। तो इसलिए आप लोगों को इतना सा मेरा कहना है कि आप लोग टारगेट ऊंचा रखो, यहीं तक सीमित मत रह जाना, रुक मत जाना। रास्ता है ये, पड़ाव है, मंजिल ऊंची रखनी है। आपने मंजिल रख ली आरएस की, तो आरएस के लिए पहले बीएसटीसी पास कर लेते हैं, रीट होगी तो रीट पास कर लेते हैं, फिर सेट की तैयारी करेंगे और कोई एग्जाम लेंगे, फिर आरएस की तैयारी करेंगे, कोई ना कोई जॉब ले ले, जॉब सिक्योरिटी। क्योंकि फैमिली गर्ल्स के क्लास में संख्या में गर्ल्स ज्यादा है, तो गर्ल्स के लिए खासकर बेटा एक मूल मंत्र बता रहा हूं आप लोगों को कि गर्ल्स के साथ समस्याएं होती है। जैसे ही वो बड़ी होती है, 20-22 साल की होती है, माँ बाप शादी की चिंता सताती है। बेटा नौकरी वोकरी करते रहना, बेटा ससुराल में पढ़ते रहना, ये करते रहना, वो करते रहना। पहले बेटा ये शादी कर देते हैं, शादी कर देते हैं लड़कियों की। तो उसके लिए एक सीधा सा सिस्टम है बेटा, आपके लिए एक तरीका है कि सबसे पहले एक नौकरी पकड़ लो। नौकरी पकड़ने के बाद जब तो आप लोग आत्मनिर्भर हो जाओगे, तो उसके बाद में क्या होता है कि पेरेंट्स भी आपकी बात को ज्यादा वेटेज देते, ज्यादा मानेंगे। और फिर उसके बाद ससुराल में भी आपकी वैल्यू होगी, और ससुराल में भी जाकर के आप तैयारी करते, शादी हो भी जाती है तो भी आप कहोगे कि मैं आरएस बनना चाहती हूँ, मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, मैं तैयारी करूंगी, मैं पढ़ूंगी। और सबको पता है कि हमारी बहू अगर आरएस बनेगी तो हमारा ही नाम होगा, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। इसलिए बेटा मेरा आप लोगों को यही कहना है, लास्ट बात यही है, सपने ऊंचे देखना है जैसा कलाम साहब कहते थे। और जितने ऊंचे सपने देखने उतनी ही मेहनत हमको बढ़ानी है, उतनी ही मेहनत करनी है, धैर्य रखना, पेशेंस का। मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पूरी बात क्लियर हो गई होगी। मैंने कलाम साहब का एग्जाम्पल दिया। आज हिंदुस्तान जो महाशक्ति बनने जा रहा है, आज अगर कलाम साहब नहीं होते, कलाम साहब सपना नहीं देखते, तो हिंदुस्तान महाशक्ति नहीं बन पाता। तो बेटा
बेस्ट अलग। और कोई क्वेश्चन आपको माइंड में किसी भी प्रकार का है, कोई क्वेश्चन मेरे से पूछना चाहते हो तो पूछ लो। मैंने पढ़ाई कैसे की? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। पढ़ने का तरीका बेटा, कोई भी कंपटीशन होता है, कंपटीशन जो होता है बेटा एक लड़ाई होती है, लड़ाई युद्ध। सुनिए मेरी बात, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी है उन्होंने, बहुत अच्छी बात, काम की बात बता रहा हूं आपको। कंपटीशन जो होता है बेटा एक युद्ध होता है, युद्ध की तरह देखना। आपने खानवा के युद्ध का नाम सुना है? किसके बीच में हुआ था? किसके बीच में हुआ बेटा? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, बाबर और राणा सांगा। 1527 में, 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था। आपको जानकारी है बाबर की सेना कितनी थी और राणा सांगा की सेना कितनी थी? बाबर की सेना कितनी थी, उसमें कितने सैनिक थे बाबर की सेना में, और राणा सांगा की जो सेना थी उसमें कितने सैनिक थे? राणा सांगा की सेना में 1.25 लाख सैनिक थे। कितने थे? 1.25 लाख से भी ज्यादा सैनिक, पूरे राजपूताने के राजपूत रियासतें थी, उन सबके सैनिक थे उसमें। उन सबको मिलाकर के राजपूताने की सेना बनाई थी, बहुत बड़ी सेना बनाई थी। और वहीं जो बाबर की सेना थी मात्र 25,000 सैनिक थे बेटा। कितने थे? 25,000 सैनिक। 25,000 सैनिकों ने 1.25 लाख सैनिकों को हरा दिया। खानवा के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? बाबर की जीत हुई थी ना, बाबर की जीत हुई थी। तो बाबर की जीत इसलिए हुई बेटा, 25,000 सैनिकों ने 1.25 लाख सैनिकों को इसलिए हरा दिया क्योंकि 1.25 लाख सैनिक जो है वो ताकत से लड़ रहे थे, और बाबर ने जो लड़ाई लड़ी वो दिमाग से लड़ी। एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। तो आज का जमाना बेटा केवल हार्ड वर्क का नहीं है, स्मार्ट वर्क का भी है। स्मार्ट वर्क क्या होता है? अब आपको कह दिया कि साहब बीएसटीसी पास करनी है, आपके माइंड में यहां आया कि जयपुर में मैं पढ़ रहा हूं, अवस्थी क्लासेस के भी नोट्स ले लेता हूं, देव क्लासेस के भी नोट्स ले लेता हूं, यश क्लासेस के भी ले लेता हूं, हमारे यहाँ के भी ले लेता हूं, और ये किताब ये मार्केट में ये राय पब्लिकेशन की आ गई है, लक्ष्य आ गई है, ले दी है, और सबको मिला करके आप लोगों ने क्या किया कि अब मैं सबको पढ़ूंगा। अब हर किताब को, हर नोट्स को एक एक बार पढ़ पढ़ के याद कुछ भी नहीं है, पन्ने पलटे जा रहे, पढ़ते जा रहे। मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ बेटा, 10 घंटे 12 घंटे कोई काम का नहीं है वो पढ़ने वाला, कोई काम का नहीं है। ये वही स्थिति है जो राणा सांगा की सेना थी। हमको स्ट्रेटजी पे काम करना, रणनीति पे काम करना। बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा तुमने, रणनीति पे काम करना। रणनीति क्या है हमारी? रणनीति हमारी ये है कि स्मार्ट वर्क कैसे करें, कम संसाधनों में बेटर रिजल्ट कैसे मिले। उसका तरीका ये होता है बेटा, कोई भी एक नोट्स लेके जिस भी टीचर पे, जिस भी इंस्टीट्यूट पे तुम्हारा भरोसा है वो नोट्स लो, और कोई भी एक गाइड या किताब, खासकर मैं कहूंगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें होती हैं, आप लोगों को टीचर बनना 6 से लेके 12 तक की जो किताबें आती हैं, उन किताबों को खरीद लो, और उन किताबों में जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं उनको टिक कर लो। उनको टिक करने के बाद में आपका जो नोट्स है, पहले उस नोट्स को पढ़ो, क्लास में समझो चीजों को, टीचर से पूछो कोई नहीं आ रही है तो शर्म नहीं करनी है बेटा। क्लास में ये नहीं सोचना है क्वेश्चन पूछते समय कि हमारे टीचर बेइज्जती हो जाएगी, दूसरे बच्चे हंसेंगे नहीं हंसेंगे। बेटा स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, सब इस धरती पे आके ही सीखते हैं सबके सब। कोई बाद में सीखता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई बात नहीं, किसी ने जल्दी सीख लिया, मैं आज सीख लूंगा, क्या फर्क पड़ता है उससे? बिल्कुल नहीं झिझकना है। और फिर उसके बाद में नोट्स पढ़ने के बाद में घर पर पढ़ना है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब पढ़नी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में से जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिले जो नोट्स में नहीं है उसको वही नोट्स में लिख लेना है। नोट्स में लिखने के बाद में अब आपको क्या करना है, वही नोट्स बार बार रिपीट करना है, पिछले सालों के क्वेश्चंस निकालने, उस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चंस को रिपीट करना है। मार्केट में मिल जाते किताब, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगी। यहाँ के टेस्ट जो है चाहे भले से कुछ भी हो, टेस्ट जरूर देना है, हर हालत में टेस्ट देना है, छोड़ना नहीं है टेस्ट किसी भी हालत में। और फिर उसके बाद में आप जो एग्जाम दोगे ना, तो मेरी गारंटी है कोई भी एग्जाम दे लेना, आप कोई भी एग्जाम, आप बीएसटीसी का छोड़िए, मैं कह रहा हूँ सेट वगैरह कोई भी सिलेबस आप ले ले, कोई भी एग्जाम ले लेना, हर पेपर का, हर एग्जाम का जो पेपर आता है ना 80 से 90% कॉमन किताबों से ही आता है।
10-20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं हर पेपर के अंदर जो रेयर होते हैं, जो पता नहीं कहां से आए हैं, बहुत मुश्किल होते हैं, और वो तुमसे नहीं होते तो वो किसी और से भी नहीं होते। और हमेशा तैयारी बेटा 90% की करनी चाहिए, ना कि 100% की। 100% तो भगवान होता है, बट इंसान कभी 100% नहीं हो सकता, कभी 100% नहीं हो सकता इंसान, कितना भी प्रयास कर ले। हम क्या कहते हैं कि उस 10% की तैयारी के चक्कर में इसके नोट्स पढ़ लिए, उसको किताब पढ़ ली, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, और उनका पढ़ लेते हैं, और उसके चक्कर में याद कुछ नहीं है। पढ़ने का मतलब बेटा वो है जो नोट्स में लिखा है वो नहीं है, किताब में लिखा है वो नहीं है। पढ़ने का मतलब वो है कि जो आपने पढ़ा है वो यहाँ पे होना चाहिए। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मेरा नोट्स है, मेरे हाथ से लिखा हुआ है, मैंने 10 बार पढ़ लिया, मुझे अच्छे से याद है, याद होना चाहिए पूरा। जब पेपर में आओ तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में उसका आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। ऑप्शन तो बाद में देखो, आप पहले उसका आंसर दिमाग में ले आओ। पहले वो कब आएगा बेटा, वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप अपने नोट्स को बार बार कम से कम 10 बार पढ़ लोगे। अपने हाथ से लिखी चीजें ज्यादा याद होती हैं। और बेटा एक और ध्यान रखना, हमेशा पढ़ने के बजाय गाना सुनते हुए, मूवी देखते हुए, पिक्चर देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, ये मोबाइल है ना, ये ध्यान रखना, मोबाइल बेटा ये ना फायदेमंद कम है और नुकसानदायक ज्यादा है। इसको बंद कर दो, साइड में रख दो। मैं कह रहा हूं बटन वाला मोबाइल ले लो बस, ज्यादा ज्यादा। ये वाले मोबाइल अब ये ज्यादा काम के नहीं है। आप लोग उसका मिसयूज ज्यादा करते हो, पढ़ते काम, पढ़ाई के काम में कम लेते हो। तो मेरा कहना ये है बेटा, उसके लिए आपको केवल इतनी सी बात ध्यान रखनी है, इतना सा काम करना है कि जो आपने लिखा है अपने हाथ से लिखा हुआ हमको जल्दी याद होता है, जल्दी अच्छे से समझ में आता है, उसी को बार बार पढ़े। जो भी एक्स्ट्रा किताब कहीं नोट्स हो, कुछ मिले, कोई एक्स्ट्रा चीज मिले, उसको उसी नोट्स में लिख लें। और पढ़ते समय जैसे आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, एक पेज पढ़ लिया, पढ़ने के बाद समझ लिया, समझने के बाद उसको 2 मिनट के लिए रोक दो, आगे मत पढ़ो, स्पीडली मत पढ़ो, उसको रोक दो, दिमाग में दोहराओ, आंखें बंद करो, दोहराओ कि मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या था इस पेज के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर क्या क्या काम की बातें थी, थोड़ा सा दोहराओ उसको। बेटा धीमी स्पीड से पढ़ो, ठीक है ना। और हो सके और भी अच्छा बेटा तरीके से एक रफ कॉपी साइड में रखो। राणा सांगा का युद्ध बाबर, सॉरी खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। अब आपने ये लाइन पढ़ी है तो इसमें से आपको पूरी नहीं लिखनी है, आपको क्या करना है, खानवा युद्ध बाबर राणा सांगा 1527, काम की बातें की, ये ध्यान रखने की बात है। इसमें कीवर्ड क्या है, हमको कीवर्ड क्या पकड़ना है, हमको ये कीवर्ड पकड़ना आप सीख जाओगे, उसको बार बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, आपको निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा 100%। मैं गारंटी से कह रहा हूं आपका सिलेक्शन होगा बेटा। ये सारी बातें मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। कितने साल का? 25 साल का। मैं 97 में घर से बाहर निकला। कब निकला? 97 में घर से बाहर निकला, 12वीं पास करके यहीं हिंडौन के हाई स्कूल से पास हुआ था 97 में। यहाँ से पास करने के बाद 2 साल कोटा रहा, उसके बाद दिल्ली जयपुर वगैरह आईएएस की तैयारी की। दिल्ली आईएएस का भी मैंने इंटरव्यू दिया, आपको जानकारी बता दूं, आईएएस का भी प्री मेंस और इंटरव्यू दिया मैंने, 2 बार आईएएस का भी इंटरव्यू दिया। तो आप सोचो मेरे जैसा व्यक्ति इतनी ऊंचाई पे पहुंच सकता है। एक और बात बताता हूं, एक लड़का है वीरेंद्र मित्तल, मेरा मित्र है, उसकी बात बता दूं शॉर्ट में। वीरेंद्र मित्तल 12वीं क्लास में 36% बनी थी। कितनी? 36%। मैथ साइंस का स्टूडेंट था, मैथ साइंस में उसकी 36% बनी थी। वही 36% वाला वीरेंद्र मित्तल इंग्लिश मीडियम में जयपुर का लड़का था, बाद में बीटेक करी और बीटेक करके आया, जैसे तैसे पास करी, और बीटेक करने के बाद में दिल्ली में आईएएस की तैयारी करी, और आईएएस की तैयारी करके आईएएस में 36वीं रैंक लेके आया। आज वो आसाम कैडर में, आसाम के अंदर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट पे बैठा है। 36% वाला बन सकता है तो यार तुम क्यों नहीं बन सकते, मेरे को बता दो। ऐसी क्या खासियत है उसके अंदर और तुम में नहीं है? बन सकते नहीं बन सकते? बस अंतर इतना सा है कि आप सब सोए हुए हो, आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर क्या क्षमता है। आप हनुमान जी बने हुए हो सबके सब। आपकी शक्तियों को याद दिलाने वाले जामवंत की आवश्यकता है। हनुमान जी छलांग लगाने से पहले सीता माता की खोज करने जा रहे थे, तो हनुमान जी को पता ही नहीं था कि मैं इस सात को जो समुद्र था, ये 7 कोस का समुद्र था, उसको मैं लांग सकता हूं क्या?
100 योजन समुद्र था, उसको मैं लांघ सकता हूँ क्या? तो उसके लिए सबके सब बंदर जो थे, जितने भी हनुमान जी की सेना, जो भी बाला सेना थी, वो सबकी सब रुक गए और घबरा गए। अब किसी के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो समुद्र को लांघ जाए। हनुमान जी को एक बचपन में क्षमता थी, लेकिन उनको क्या किया, एक श्राप मिला हुआ था, उसकी वजह से वो भूल गए। अब उस शक्ति को याद किसने दिलाया? जामवंत ने दिलाया, और हनुमान जी छलांग लगा करके माता सीता का पता लगा करके वापस आ गए। तो सेम स्थिति आपकी, आप सबके अंदर क्षमता है बेटा, मेरे से ज्यादा योग्य, सब इंटेलिजेंट हो। जब मैं आरएस बन सकता हूं तो तुम लोग क्यों नहीं बन सकते? जब मैं नेट स्लेट जैसी एग्जाम को 2-2 3-3 बार पास कर सकता हूं, मैंने हाईएस्ट डिग्री पीएचडी को मैं रिसर्च कर सकता हूं, तो तुम लोग कर सकते हो। बस बात, लास्ट बात ये कहूंगा बेटा, तरीके से पढ़ो, स्ट्रेटेजिकल पढ़ो, ईमानदारी से। मोबाइल दुनिया को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है। और एक बात बता दो बेटा, अपने मरे ही मोक्ष मिलता है। ये बात समझ में आ रही है? हम खुद मेहनत करेंगे तो ही हमें सफलता मिलेगी। हमारे बदले में कोई और आपके लिए मेहनत करे और आपको सफलता मिल जाए, ऐसा संभव है? ये चीज। और कोई क्वेश्चन बेटा? नहीं है बेटा? थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आगे वापस मिलता रहूंगा बेटा, वापस आप लोग जुड़ना, ये एग्जाम दे लो, देने के बाद वापस से सेट की, सेकंड ग्रेड की, जो भी एग्जाम तुमको अच्छी लगे, जो भी टारगेट रखे, आरएस का रखना है, आईएएस का रखना है, जो भी टारगेट रखो वो टारगेट पूरा करना है। जब तक वो पूरा नहीं हो जाए आपको चैन से नहीं बैठना है ना? बनना है। हम तुम जैसे ही बनते हैं, कोई भगवान के यहाँ से अलग स्पेशल उतर के नहीं आते सब लोग। मेरे को देख लो, मैं आपके जैसा ही हूँ, आपसे भी कमजोर स्टूडेंट रहा हूँ यार।